लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 जहां पर हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे और फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। कह रहा है 5 pencils and 7 pens together cost of ₹50 whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of one pencil and that of one pen. क्वेश्चन में वो हमसे कहना चाह रहा है कि 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स को अगर मैं एक साथ खरीदता हूं तो मेरे को कितने रुपए में आते हैं? 50 रुपए में आते हैं। और अगर मैं अपनी पेंसिल्स की कीमत क्वांटिटी को बढ़ा दूं, 7 कर दूं और पेन्स की कीमत को घटाकर 5 कर दूं तो अब की बार जो मेरा खर्चा होगा वो सिर्फ और सिर्फ कितना होगा? 46 रुपए होगा। तो बताओ कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्या रहेगी? देखते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन में मुझे क्या करना पड़ेगा? लेट करना पड़ेगा किसको? पेन की और पेंसिल की प्राइस को। पेन की प्राइस को मैं लेट कर लेता हूं। लेट बी द प्राइस ऑफ पेंसिल। यहां क्या हुआ? पेंसिल की प्राइस को लेट करते हैं। पेंसिल दी एक्स एंड द प्राइस ऑफ पेन दी वाई। इसके बाद मैं कंडीशन नंबर 1 पढ़ता हूं, क्या कहना चाह रहा है वो। यहां पर देखते हैं कंडीशन नंबर फर्स्ट में कह रहा है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स दोनों कितने रुपए के आ रहे हैं? 50 रुपए के आ रहे हैं। तो 5 पेंसिल्स, अगर एक पेंसिल x की आ रही है तो 5 पेंसिल्स कितने की होगी? 5x की होगी। और अगर एक पेन y रुपीस का है तो 7 पेन्स 7y रुपीस के होंगे। और अगर मैं दोनों को टोटल एक्सपेंडिचर की बात करूं तो कितना हो रहा है? 50 रुपीस हो रहा है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर मेरी फर्स्ट हो गई। इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करें, कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है? कह रही है 7 पेंसिल और 5 पेन्स दोनों कितने रुपए के आ रहे हैं? 46 रुपए के। अब की बार पेंसिल्स कितनी हो गई? 7 हो गई। पहले कितनी थी? 5 थी, अब कितनी हो गई? 7। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी? 7x। और इस बार पेन कितने हो गए मेरे? पेन घट गए, पेन हो गए मेरे 5। तो 5 पेन, एक पेन अगर y का है तो 5 पेन कितने हो गएंगे? 5y के। और इनका जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है? 46 रुपीज आ रही है। अब क्या करना है? अब ये जो मेरी दोनों इक्वेशंस फॉर्म हो गई, यानी मैंने इसको अलजेब्रिकली इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे इन इक्वेशंस के पॉइंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे ताकि मैं उसको अपने ग्राफ पर प्लॉट करके उसके सॉल्यूशन को फाइंड कर सकूं। सबसे पहले कंडीशन नंबर 1 की जो इक्वेशन है मैं यहां पर लिख देता हूं। क्या कह रही है? 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50। ठीक है, मैंने यहां पर इसके लिए एक टेबल फॉर्म कर दिया। आई थिंक 2 पॉइंट्स इनफ होंगे, उससे भी ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं हम। 3 निकाल लो तो ज्यादा बेटर है, पर 2 से भी हमारा काम चल ही जाता है, तो 2 भी इनफ होंगे। ठीक है, 1 से नहीं चल पाएगा क्योंकि पता लाइन का डायरेक्शन नहीं पता चलेगा ना कहां पर है। यहाँ पर हम सबसे पहले पॉइंट्स निकालने के लिए क्लास नंबर 9 में आप ऑलरेडी सीख कर आ चुके हो कि हम किस तरीके से पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर क्या करना होता है? मेरे पास 2 वेरिएबल है। अब मैं किसी एक वेरिएबल की भी वैल्यू पुट करूंगा और आंसर को कैलकुलेट करूंगा दूसरे वेरिएबल की। ठीक है, तो करना क्या है कि मेरे पास ऑप्शन है यहाँ पर कि मैं दोनों में से किसी भी वेरिएबल को की वैल्यू को पुट कर सकता हूं। यूजुअली लोग क्या करते हैं? x का वैल्यू पुट करना प्रेफर करते हैं, तो मैं भी यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर लेता हूं। इक्वेशन लिख दे रहा हूं 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0 और यहाँ पर हम x के वैल्यू को लेट कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि इक्वेशन की जो वैल्यूज थी वो ज्यादा बड़ी नहीं थी। यहाँ पर वैल्यूज काफी लार्ज है। अगर मैं x को 0 रखता हूं तो आप देखोगे अगर मैं इसको 7 से बाद में 50 डिवाइड करने जाऊंगा तो जो मेरा आंसर है वो थोड़ा पॉइंट में आएगा। ठीक है, मेरे लिए थोड़ी वैल्यू टिपिकल हो जाएगी ग्राफ के अंदर प्लॉट करना। मैं कुछ ऐसी वैल्यू क्यों ना लेट कर लूं x की जो मेरे को एक इजी वैल्यू दे दे y की, ताकि मैं उसको इजीली ग्राफ में प्लॉट कर दूं। तो ऐसा मैं एक ऐसी वैल्यू के ऊपर जाता हूं जो मेरे को इजीली मैं ग्राफ के अंदर प्लॉट कर सकूं। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू को 3 पुट कर दूं तो आप देखोगे ये मेरे को 3 5 15 दे देगा, प्लस में यहाँ से 7y इज इक्वल्स टू 50 और मैं 50 में से जैसे इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। तो y 7y का वैल्यू अगर 35 के इक्वल है तो आप कहोगे सर y मेरा हो जाएगा 5 के इक्वल। तो आपने देखा कि जैसे ही मैंने x को 3 पुट करा तो y का वैल्यू मुझको कितना मिल गया? 5 मिल गया। इसके बाद हम एक और वैल्यू पुट करके देख लेते हैं x का। x के वैल्यू को इस बार मैं पुट कर देता हूं, सीधा सीधा 10 पुट कर देता हूं। ठीक है, 10 पुट करने पर क्या होगा? ये 50 हो जाएगा प्लस 7y इज इक्वल्स टू 0 और आप देखोगे यहां से 50 से 50 कैंसिल आउट हो गया और 7y का वैल्यू
जीरो के इक्वल, यानी y जीरो अपॉन में चला जाएगा तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। आपने देखा x का वैल्यू अगर मैं 10 रखता हूं तो y का वैल्यू मुझे कितना मिलता है, जीरो मिल जाता है। ठीक है, अब मूव करते हैं अपनी सेकंड कंडीशन के ऊपर, सेकंड इक्वेशन के ऊपर। सेकंड इक्वेशन में क्या कह रहा है, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46। अब मैं ऐसा क्या वैल्यू पुट करूं x का, जो मेरे को y का, मतलब कोशिश ये करनी है कि पॉइंट में आंसर ना जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, चला भी जाएगा तो प्लॉट हो जाता है ग्राफ में, बट थोड़ी कैलकुलेशन इजी रहे तो ज्यादा इजी रहता है काम करना और टाइम भी कम कंज्यूम होता है। तो मैं ऐसे x का वैल्यू पुट कर लेता हूं और नीचे हम यहां पर y ले लेते हैं। अब मुझे क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है और y का कैलकुलेट करना है, लेकिन एक चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि x का मैं कोई ऐसा वैल्यू ना पुट कर दूं कि जब मैं उसको कैलकुलेट करूं तो y मेरा यहां से डिविजिबल ना हो प्रॉपर तरीके से, y से ये 5 से डिविजिबल ना हो मेरा आंसर, और मुझे एक पॉइंट में आंसर दे दे। वैसे निकाल तो सकता हूं लेकिन प्लॉट करने में वही आपको पता है प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं इसको सिंपल एज दैट जितना हो सकता है ऐसी वैल्यू को मैं लेने की कोशिश करूंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करता हूं, 7x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 46, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर मैं x के वैल्यू को 3 पुट कर देता हूं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे 3 पुट करूंगा आप देखोगे 7 3 से 21 हो जाएगा। इस 21 को यहाँ पर मैं 46 से जैसे ही सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आप कितना मिलेगा मुझे, 25 मिल जाएगा। इसको मैं 5 से डिवाइड कर देता हूँ 25 को, तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 मिल गया। तब मिला जब मैंने x का वैल्यू को 3 लिखा, तो y का वैल्यू मुझे कितना मिल गया, 5 मिल गया। नेक्स्ट मैं x के वैल्यू को पुट कर देता हूं 8, तो मैं यहाँ पर जब x का वैल्यू 8 पुट करता हूं तो आप देखोगे ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू 8 ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, प्लस में ये 5y इज इक्वल्स टू 46। इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये कंप्लीट मेरा 10 बचेगा, और यहाँ पर ये कितना है, माइनस का 10 होगा बेसिकली, और ये कितना है 5y। इसको मैं डिवाइड करता हूं तो मेरे को आंसर कितना मिलेगा, y का वैल्यू -2 मिल जाएगा। बस मेरे पॉइंट्स निकल गए। अब इन पॉइंट्स को मुझे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना है और उससे सॉल्यूशन फाइंड करना है। फर्स्ट 3 और 5, 3,5 पॉइंट है मेरे, 3 यहाँ पर, 5 मेरा किधर है ग्राफ में, यहाँ है, तो ये यहां से गया मैं इतना, ये यहाँ मेरा फर्स्ट पॉइंट आ गया। इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं इसके, 3,5। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, 10,0। 10 का है यहाँ पर और 0 का है इसी एक्सिस पर, मेरा x एक्सिस पर मेरी y क्या होती है, 0 होती है, तो मेरा पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या है, 10,0, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। सेकंड इक्वेशन, इसके लिए लाइन ड्रॉ कर देते पहले, ठीक है, तो ये थोड़ा स्ट्रेट होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट हाथ से बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी सी कर्व्ड है, अदरवाइज आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करना। ठीक है, यहाँ पे देखो नेक्स्ट 3,5, 3 यहाँ है, 5 का है, ये भी यही है एग्जैक्ट, इसी के ऊपर आ रहा है, और 8, -2, 8, -2 कहाँ आ रहा है, 8, -2, 8 यह है मेरा, और -2 का है इसके यहाँ पर है, यहां से यहां पर, और ये इधर इस जगह पे कहीं पे पॉइंट है। ये कितना है, 8, -2 है। अब मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ, और ये यहाँ पे लाइन 3 और 5 पर कट कर रही है, देख सकते हो दोनों में कॉमन पॉइंट आया हुआ है। तो यहीं से हम वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। x का वैल्यू मुझे यहां पर मिल जाएगा कितना, 3, और y का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। और यहां पर इक्वेशन में आपने क्या लेट करा था, द प्राइस ऑफ पेंसिल x लेट करा, तो यानी पेंसिल का जो प्राइस है वो कितना आ गया मेरा, 3 रुपीज आ गया, और पेन का जो प्राइस है वो कितना आ गया, 5 रुपीज आ गया। ठीक है, बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, सो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 and c1/c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident। बेसिकली यहाँ पर मेरे को ये जो रेशियोज दिए हैं इन रेशियोज को कंपेयर कराना है, और इन रेशियोज को कंपेयर कराकर मुझे बताना है
कि ये जो मेरी इक्वेशंस है क्या वो इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी, या वो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। इसके बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने बेसिक्स के ऊपर अपलोड की है वहां पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अभी हमें क्या करना है, इसके कोएफिशिएंट्स से ही हमें काम है, तो हम कोएफिशिएंट्स को निकाल लेंगे, अलग से लिख लेंगे पहले और फिर उनके रेशियोज को कंपेयर करेंगे। जिन लोगों को नहीं पता कोएफिशिएंट्स किसको बोला जाता है तो मैं उनके लिए बता देता हूं कि जनरल इक्वेशन जो मेरी रहती है लीनियर इक्वेशंस में वो क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर ये जो x और y ये वेरिएबल्स हैं, इनके साथ जो आगे ये वैल्यू जो लगी है a और b, इसी को क्या बोला जाता है, कोएफिशिएंट बोला जाता है। और ये जो मेरे है x और y, आपको पता होगा ये मेरे क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, और ये जो c है मेरा ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इन्हीं वेरिएबल्स को के जो मेरे कोएफिशिएंट्स हैं, कोएफिशिएंट्स को ही मेरे को कंपेयर कराना है। यहां पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में अगर मैं बात करूं a1 की तो वो कितना मेरे को दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। a2 की अगर मैं बात करूं तो मुझे कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। अब मैं अगर इसका रेशियो कैलकुलेट करूंगा तो ये 5/7 रहेगा। ऐसे ही अगर मैं बात करूं b1 की तो वो मेरा कितना है, -4 है, और b2 मेरा कितना है, 6 है। अगर मैं इसके रेशियो को कंपेयर कराऊं तो ये आएगा -2/3। अब आप यहीं पर देख सकते हैं कि यहाँ पर a1 और a2 का रेशियो जो है और b1 और b2 का जो रेशियो है ये आपस में इक्वल नहीं है। तो इस केस में जैसा मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर ये दोनों ही रेशियो मेरे फर्स्ट केस में इक्वल ना है, उस केस में मैं कहता हूं कि ये जो दोनों मेरी लाइंस है इनका जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैं कह सकता हूं यहाँ पर ये जो रेशियो ना बराबर आने पर इसका जो आंसर है वो क्या होगा, लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्टिंग होगी। और हमें पता है कि अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है तो ऐसी इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन निकलेंगे, एक सॉल्यूशन निकलेगा। आ जाते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में सेम हमें करना है। सबसे पहले इनके कोएफिशिएंट्स को निकाल लेते हैं। a1 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना दिया हुआ है मुझे, 9 दिया हुआ है। a2 की बात करूं तो वो मुझे कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। अगर रेशियो की बात करूं a1/a2 का तो आप देखेंगे दैट इज 9/18। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूंगा तो ये आ जाएगा मेरा 1/2। ऐसे ही मैं b1 और b2 को भी कैलकुलेट कर लूंगा। b1 की अगर मैं बात करूं तो b1 मेरा कितना है, 3 है, और b2 मेरा कितना है, 6 है। अगर मैं इनके रेशियो की बात करूं b1 और b2 की, b1/b2, तो ये वैल्यू मुझे कितना देगा, ये भी 1/2 दे देगा। ऐसे ही अगर मैं c1 और c2 के रेशियो को भी यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए हैं। तो मैं थर्ड वाले को भी चेक करूंगा। तो अगर मैं थर्ड वाले में c1 की बात करूं तो c1 मेरा कितना है, 12 है, और c2 मेरा कितना है, 24 है। अगर मैं इनका रेशियो देखूं c1/c2 का तो आप देखोगे ये भी कितना आ गया, 1/2 आ गया। तो इस केस के अंदर क्या है कि मेरा a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ये तीनों रेशियोज आपस में क्या हो गए हैं, इक्वल हो गए हैं। तो ऐसे केस जहां पर ये तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं, इस केस को हम क्या बोलते हैं कि लाइन का जो ग्राफ होगा वो कैसा बनेगा, कोइंसाइड करेंगी लाइंस। ठीक है, तो ये इनका जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं इस तरीके की। और ऐसी लाइंस के कितने सॉल्यूशंस होते हैं, कितनी जगह पर ऐसी लाइंस कट कर सकती हैं, हर जगह पर, यानी सारे पॉइंट्स मैच करेंगे तो मैं कहूंगा ऐसे जो कोइंसाइड लाइंस होती हैं उनके सॉल्यूशंस भी इनफाइनाइट निकलते हैं। ठीक है, तो इसके कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे। मूव करते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पर। थर्ड वाले क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं, मेरा a1 जो है वो कितना है, 6 दिया हुआ है। a2 की बात करूं तो वो कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। इनके रेशियो की बात करूं a1/a2 का तो आप देखेंगे ये कितना आ रहा है, 6/2, दैट इज 3/1। ऐसे ही b1 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, 3 है, और b2 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, -1 है। और यहाँ पर ये यहाँ पर ये 3 भी क्या है, माइनस का है। मैं इसका रेशियो कैलकुलेट करूं b1/b2 का तो आ जाएगा -3/-1, जो कि कैंसिल आउट होकर प्लस प्लस बन जाएगा, और ये 3/1 हो जाएगा। अब मैं थर्ड वाले को भी कंपेयर करूंगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों आ गए हैं। तो c1 की अगर मैं बात करूं तो वो कितना है, मेरा 10 है, और c2 की बात करूं तो वो कितना है, 9 है। तो c2 मेरा है 9 और c1 है 10। इनका रेशियो देखूं अगर c1 और c2 का तो ये आ रहा है मेरा 10/9, जिसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये क्या है,
कि A1/A2 बराबर आ गया B1/B2 के, लेकिन जो C1/C2 है वो इनके इक्वल नहीं है। तो इस तरीके की केस जहां पर फर्स्ट टू इक्वल हो जाते हैं रेशियोज और थर्ड वाला इक्वल नहीं आता, उस केस में क्या होता है कि जो मेरा लाइंस है वो दोनों आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये जो लाइंस हैं इनका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो वो कैसी लाइंस होंगी? ये पैरेलल लाइन होंगी। और हमें पता है कि अगर लाइंस क्या होगी, पैरेलल होगी, तो दे नेवर इंटरसेक्ट, वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, और कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी तो कभी भी उनका सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो जिस केस में इस तरीके के क्वेश्चन जहां पर मेरा ग्राफ पैरेलल ड्रॉ हो जाता है, वहां पर मेरे जो सोल्यूशन होते हैं वो निकलते ही नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूं कि इस केस में मेरे 0 सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे। ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में।